हेलो टू एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। फिर से आज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का ये उसका अगला पार्ट होगा। हमने इसके पहले वाले वीडियो में ये समझा था, लेक्चर में ये समझा था कि बेसिक्स क्या होते हैं, क्या क्या केमिकल कंपाउंड्स और आयंस के बारे में हमने समझा, फिर हमने सॉल्यूशन के बारे में समझा, फिर हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में मेनली पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में, लेक्चर में। सो आज हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं आपका मेन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर का पार्ट शुरू करेंगे। हमने वहां पर उसी पिछले वीडियो में ही आपको ये बता दिया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। वहीं से ही शुरू किया जाता है आज फिर से ये वीडियो। नाउ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए, इसकी डेफिनेशन शायद हमने पहले ही बता दी थी, लेकिन फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद अपने आप को कंप्लीटली डिसएसोसिएट कर देते हैं, कंप्लीटली ब्रेक कर देते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को क्या करा देते हैं बेटा, फ्लो करा देते हैं। और इन्हीं सारे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। करेक्ट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, डिसएसोसिएशन से अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो यहां पर एक हमने बोला ना वर्ड डिकम्पोजिशन, क्या बोला हमने, डिकम्पोजिशन। ठीक है, देखिए डिकम्पोजिशन, करेक्ट। अब देखिए, ये जो डिकम्पोजिशन वर्ड है ना, इसको समझेंगे। ये जो टूटता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट टूटता है, डिसएसोसिएट होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, इस डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, डिकम्पोजिशन कह लीजिए, या चलिए थोड़ा सा अच्छा वर्ड ले लेते हैं, डिसएसोसिएशन। ठीक है ना, डिसएसोसिएशन, डिसएसोसिएशन, करेक्ट। अब देखिए, डिसएसोसिएशन को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। सो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, डिसएसोसिएट, मतलब वो ब्रेक होता है और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता है और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है। समझ में आया। सो इलेक्ट्रोलिसिस इज बेसिकली क्या हो सकता है, डिसएसोसिएशन, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो इलेक्ट्रोलिसिस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बेटा, ये सिर्फ क्या है, एक डिसएसोसिएशन का प्रोसेस है। समझ में आया। डिसएसोसिएशन को ही हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कह सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस को अगर हम थोड़ा सा देखें तो इधर एक बढ़िया सा डायग्राम बनाया है आपके लिए। देखिए, ये इलेक्ट्रोलिसिस का डायग्राम है। ये क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस का डायग्राम है। इसमें देखिए, एक बीकर हमने लिया हुआ है जिसके अंदर हमने क्या डाले हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स डाले हैं, और ये एक एक्वस सॉल्यूशन में है। मतलब ये पूरा यहां पर क्या है, हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। ये पूरा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, इसी में ही इलेक्ट्रोलाइट्स है। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी होता है उनके पास और नेगेटिव चार्ज भी। मतलब जब कोई इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक करता है तो वो क्या ब्रेक करता है, पॉजिटिव चार्ज में ब्रेक करता है और नेगेटिव चार्ज में ब्रेक करता है। समझ में आया। और इसी एक बीकर में जिसमें ये सॉल्यूशन है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट है, वहीं पर हमने दो रॉड को उसमें डिप कर दिया जाता है सॉल्यूशन में, और फिर इसको एक बैटरी से कनेक्ट कराया जाता है। किससे कराया जाता है, बैटरी से कनेक्ट कराया जाता है। करेक्ट, बैटरी। समझ में, बैटरी से कनेक्ट कराया जाता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जब ये डिसएसोसिएट करते हैं, जब ये टूटते हैं, तो इनका पॉजिटिव चार्ज कहां जाता है, कैथोड पे जाता है, और इनका नेगेटिव चार्ज कहां जाता है, एनोड पे जाता है। और इसी तरीके से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। समझ में आ रहा है। सो ये एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होता है और वो उसके कैथोड पर जाता है। कैथोड के पास पॉजिटिव चार्ज एंड एनोड के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और ये एनायंस यहां मूव करते हैं बेटा, कैटायंस यहां मूव करते हैं, और इस तरीके से ये पूरा इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है। तो ये थी बात हमारे इलेक्ट्रोलिसिस की। ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अवांते आर्हीनियस साइंटिस्ट थे सवांते आर्हीनियस, ठीक है ना। इन्होंने 1887 में 1887, करेक्ट, कौन, सवांते आर्हीनियस, सवांते आर्हीनियस, करेक्ट। देखिए,
इन्होंने कुछ अपने पॉस्टुलेट्स दिए थे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर इन्होंने कुछ अपने 1887 में कुछ इन्होंने अपने पॉस्टुलेट्स दिए थे, अपनी एक थ्योरी दी थी, जिन्होंने इनमें कुछ बातों का इन्होंने जिक्र किया था जो कि इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में ये स्टडी कर रहे थे। तब इन्होंने अपनी ये इस छोटी सी एक थ्योरी को दिया था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला पॉइंट जो है इस थ्योरी का, वो ये कहता है कि जब कभी इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो वो क्या कर जाएंगे, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में ब्रेक कर जाएंगे, मतलब कैटायंस में ब्रेक करेंगे और एनायंस में। करेक्ट। व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इमर्ज्ड in the aqueous solution, okay, then it breaks into two ions, the one cation and the another is anions. Correct. पहला पॉइंट कि डिसएसोसिएशन होगा। क्या होगा? डिसएसोसिएशन होगा। समझ में आ रहा है? और ये डिसएसोसिएशन किस में होगा? डिसएसोसिएशन इनटू आयंस। करेक्ट, इनटू आयंस। और ये आयंस क्या होंगे? कैटायंस और एनायंस। ये क्या होंगे? कैटायंस और एनायंस। करेक्ट। पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलाइट्स डिसएसोसिएट करेंगे पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस में। करेक्ट। सेकंड पॉइंट देखिए, इसका जो सेकंड पॉइंट था उसमें यह बोला गया कि जो पॉजिटिव आयन होंगे इट शुड बी इक्वल टू द नेगेटिव चार्जेस। समझ में आ रहा है? जितने भी पॉजिटिव आयंस, मतलब जो भी कैटायन होगा वो एनायंस के इक्वल होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो कैटायंस इक्वल्स टू एनायंस। सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या बोला कि द चार्ज, जो भी आयंस होंगे कैटायन इक्वल्स टू एनायंस। समझ में आ रहा है? कैटायंस कैसे होंगे? इक्वल होंगे एनायंस के। समानते अर्हीनियस की सेकंड पोस्टुलेट था। थर्ड, अब देखिए थर्ड में इन्होंने क्या कहा। थर्ड में इन्होंने कहा, इन्होंने पहले बोल दिया कि डिसएसोसिएट करेगा, दूसरा इन्होंने बोल दिया भाई बराबर भी होंगे, कैटायन भी इक्वल होगा और एनायन दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तीसरे में इन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसएसोसिएट करेगा। भाई देखो, कोई भी चीज है वो जब टूटेगी तो कितना टूटेगी, कितना टूटेगी। ये भी तो इलेक्ट्रोलिसिस का ही, इलेक्ट्रोलिसिस में इन्होंने देखा ना कि कितना ज्यादा से ज्यादा वो टूट रही है। तो इसके लिए एक इन्होंने नया टर्म दिया, डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन। करेक्ट। सो द डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन क्या है? अब आपके लिए फिर एक नई बात आ गई। देखिए, डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन इज नथिंग, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंट बताता है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इतना बताता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट कितना ज्यादा से ज्यादा टूट सकता है। समझ में आ रहा है? हाउ मच इलेक्ट्रोलाइट, कितना ज्यादा से ज्यादा वो इलेक्ट्रोलाइट टूट सकता है, वो कौन बताता है? डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन। सर करेक्ट। तो देखिए, थर्ड पोस्टुलेट में इन्होंने सिर्फ एक बहुत सिंपल सी बात बोली कि एक इलेक्ट्रोलाइट आखिर टूटेगा तो कितना टूटेगा, उसको हम किससे बताएंगे? डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन से। डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन। समझ में आ रहा है? डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन क्या बताता है? एक्सटेंट। समझ में आ रहा है? एक्सटेंट कि कितना इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट हम एक्वस मीडियम में ले रहे हैं वो कितना टूटेगा, वो किससे बताएंगे? डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन। इसका फॉर्मूला होता है, अगर डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन का फॉर्मूला समझे तो इधर लिख लेते हैं। देखिए, डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन का जो फॉर्मूला होता है, डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन। करेक्ट। इसका जो फॉर्मूला होता है, मैं इक्वल्स टू ऐसे लगा दे रहा हूं, इक्वल्स टू, करेक्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which disassociate, which डिसएसोसिएट। करेक्ट। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइट्स के डिसएसोसिएट हो गए हों अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। करेक्ट। सो ये फॉर्मूला इसका बन जाता है डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन का, कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिसएसोसिएट हो चुके हैं और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है। ठीक है। तो अवांते आर्हीनियस का
1887 में इलेक्ट्रोलिसिस की स्टडी के टाइम पे पहला इन्होंने जो पॉस्टुलेट दिया था, अपनी थ्योरी का पॉस्टुलेट, मतलब पहली जो बात बोली थी वो ये बोली थी कि डिसएसोसिएशन होगा आयंस का, आयन एक्वस सॉल्यूशन में जाएंगे, वो ब्रेक करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी, पानी, ठीक है, लिक्विड स्टेट के किसी सॉल्यूशन में जाएंगे और वो क्या कर जाएंगे, आयंस में डिसएसोसिएट कर जाएंगे। एक हो जाता है कैटायंस और दूसरा हो जाता है एनायंस। इसको हमने बेटा पहले ही लेक्चर में, इसीलिए बेसिक्स में ही आपको ये बता दिया था कि कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं। समझ में आ रहा है। दूसरा कि सेकंड पोस्टुलेट में इन्होंने बोला कि अच्छा, अब पहले पे तो उन्होंने बोला ब्रेक होगा, दूसरे में बोला कि भैया जितने कैटायन होंगे उस सॉल्यूशन में उतने ही एनायंस होंगे। करेक्ट, द कैटायन शुड बी इक्वल टू एनायन। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन। इन्होंने बोला कि चलो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, लेकिन कितना ब्रेक हो रहा है इसको कैसे पता लगाएंगे हम, तो इन्होंने एक नया टर्म दिया, डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन, जिसमें इन्होंने बोला कि डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन खाली इतना बताता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट कितना टूटेगा, कितना वो ब्रेक होगा। समझ में आ रहा है। वही सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच डिसएसोसिएट्स अपॉन द टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट देखिए, जो चौथा पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट इनका इंपॉर्टेंट था। इन्होंने बोला कि कितनी अमाउंट में सारी बातें, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में हमने आपसे पहले बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, आयन ब्रेक, वो सारी बातें समांते आर्हेनियस ने अपने पोस्टुलेट में बहुत अच्छे से बताई। तीन हमने पढ़ा, चौथी ये है कि एक इलेक्ट्रोलाइट जब टूटेगा तो कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उस इलेक्ट्रोलाइट के टूटने से कंडक्ट होगी। तो देखिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आयनिक कंसंट्रेशन होगा उस सॉल्यूशन में, उतनी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। मतलब कि जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, ब्रेक करेगा आयंस में, कैटायंस में और एनायंस में, उतना ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगा कंडक्शन का। समझ में आ रहा है। जितना ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन होगा आयंस का, आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, कैटायन एनायन बढ़ जाएंगे, तो वहां पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। सो ये थे कुछ समांते आर्हेनियस की थ्योरी जो कि इलेक्ट्रोलिसिस को देख कर दी गई थी। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में ये स्टडी कर रहे थे और उसी टाइम पर इन्होंने ये सारे पोस्टुलेट्स बनाए थे, जिसमें सबसे पहला और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, वो डिसएसोसिएट करते हैं आयंस में, कैटायंस में और एनायंस में। दूसरा, कैटायंस हमेशा इक्वल होंगे एनायंस के। एक बात यहां पर मैं बता दूं, कैटायंस इक्वल होते हैं एनायंस के और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक इक्विलिब्रियम। इसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलिटिक इक्विलिब्रियम। करेक्ट। अब देखिए, मैं बताता हूं आपको कि ये इलेक्ट्रोलिटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। करेक्ट। देखिए, किसी भी चीज में जब दो चीजें बराबर होती हैं तो उनको हम जनरल क्या कहते हैं कि नहीं, ये दोनों बराबर है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में ये नहीं चलता। केमिस्ट्री में जब कहीं पर दो चीजें बराबर होती हैं तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। समझ में आया। केमिस्ट्री में जब कभी दो चीज बराबर होती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम। अब यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक इसलिए लगाया गया क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोलाइट्स टूट रहे हैं, उससे कैटायन और एनायन बन रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रोलिटिक इक्विलिब्रियम बोला गया। समझ में आ रहा है कि मतलब कैटायंस इक्वल होंगे एनायंस के तो वो इलेक्ट्रोलिटिक इक्विलिब्रियम को अचीव कर जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक इक्विलिब्रियम होना नेसेसरी है। समझ में आ रहा है। इसके बाद डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन, ये सिर्फ बताता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, डिसएसोसिएट हो सकता है। करेक्ट। फोर्थ पॉइंट हमने बताया था अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ पॉइंट क्या बताया था, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितना ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो जितना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयंस।
अब देखिए आयंस का कंसर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जब एक ये क्वांटिटी बढ़ेगी ये इस क्वांटिटी के बढ़ने से, मतलब जब ये बढ़ जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब जब कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बहुत ज्यादा होगा तो यहां पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये थी हमारी कुछ समानते आर्हीनियस की थ्योरी जो कि 1887 में दी गई थी। समझ में आ रहा है? अब देखिए डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन की हम बात करते हैं। देखिए डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन क्या था कि एक इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेक होना। ठीक, अब एक इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेक होना किस किस फैक्टर से इंफ्लुएंस होगा? किस किस फैक्टर से इंफ्लुएंस होगा? वर्ड को समझिए। फैक्टर मतलब कि जिसके घटने या बढ़ने पे, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, उस पे कोई चेंज आए। ठीक, तो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिसएसोसिएशन, तो वो क्या क्या फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना, जिनके घटने या बढ़ने से इलेक्ट्रोलाइट के डिसएसोसिएशन पे फर्क होगा, वो हम जरा देखते हैं। समझ में आ रहा है? फैक्टर्स, फैक्टर्स करेक्ट। पहला नेचर ऑफ बहुत छोटा लिख दिया। देखिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, ठीक है, क्या स्वभाव होगा इलेक्ट्रोलाइट का? देखिए या तो बहुत ज्यादा या तो बहुत कम। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसमें दो चीजें आती हैं। क्या आती हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। करेक्ट। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि कंप्लीटली क्या कर सके, क्या कर जाए, टूट जाए, ब्रेक हो जाए, कंप्लीटली डिसएसोसिएट इनटू एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली जब डिसएसोसिएट करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ में आ रहा है? और इनका जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है बहुत तेज होता है। जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, भाई तेज क्यों होगा? क्योंकि ये बहुत तेजी से क्या कर जा रहे हैं? डिसएसोसिएट कर जा रहे हैं। और जब तेजी से डिसएसोसिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, समानते आर्हीनियस भैया ने चौथे पॉइंट में हमको बता दिया था कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा आयंस का उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दौड़ेगी, उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो यहां पर ये ब्रेक कर जाएगा बहुत तेजी से। ठीक है ना? बहुत तेजी से कंप्लीटली डिसएसोसिएट, क्या कर जाएगा? कंप्लीटली डिसएसोसिएट। देखिए कंप्लीटली डिसएसोसिएट। करेक्ट। इनके एग्जांपल्स हैं कुछ, इनके एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे KCl, ठीक है, KCl, CH3COONA, CH3COONA, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम एसीटेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे ही इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के ETC, ठीक, बहुत सारे एग्जांपल्स है KCl, CH3CONA। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे आते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पार्शियली, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ही ब्रेक होता है, और जब कम ब्रेक होगा तो वहां पर आयनिक जो कंसंट्रेशन है उस सॉल्यूशन में, कंसंट्रेशन मतलब कि वो कितना ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट है, वो कितना प्रेजेंट है, नॉट ज्यादा, कितना प्रेजेंट है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है कि कितना प्रेजेंट है। तो आयनिक कंसंट्रेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ये बहुत पार्शियली ब्रेक होते हैं। बेटा पार्शियली मतलब कि बहुत स्मॉल अमाउंट में टूटते हैं, बहुत ज्यादा। जैसे ये था कि कंप्लीटली डिसएसोसिएट कर जाता था, ये कंप्लीटली डिसएसोसिएट नहीं कर सकते। ठीक है ना? इसीलिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और इनमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हमेशा आयनिक कंसंट्रेशन कम होता है, इसीलिए अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी कम होता है। समझ में आ रहा है? लेस आयनिक कंसंट्रेशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, करेक्ट, एंड लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेड, कम से कम वहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? कंडक्ट होगी। समझ में आ रहा है? एग्जांपल्स, पार्शियली डिसएसोसिएट्स, डिसएसोसिएट्स,
डिसएसोसिएट्स, करेक्ट। एग्जाम्पल, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, करेक्ट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, करेक्ट। इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट, एंड देन H2O, सॉरी नॉट H2O, देन CaOH होल ट्वाइस, ETC, करेक्ट। ऐसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, समझ में आ रहा है ना। वे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो कि कंप्लीटली डिसएसोसिएट कर जाए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पार्शियली। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अमाउंट जो कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत कम होता है। आप इसको एक मिनट आप इसको नोट कर लें, करेक्ट, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। चलिए, ये था पहला फैक्टर कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, करेक्ट। ये था पहला फैक्टर कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो वो क्या कर जाएंगे? कंप्लीटली डिसएसोसिएट कर जाएंगे। और जब कंप्लीटली डिसएसोसिएट करेंगे तो वहां पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तेज होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पार्शियली डिसएसोसिएट करते हैं, मतलब कम टूटते हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है? बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो है कंसंट्रेशन। व्हाट? कंसंट्रेशन। सेकंड पॉइंट, सेकंड फैक्टर, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट के डिसएसोसिएट होने पर क्या इंफ्लुएंस लाता है? देखिए, हमेशा याद रखिए, इट वेरीज इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? कि जो, अब देखिए, कंसंट्रेशन, अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, दैट मींस कि ऑलरेडी वहां पर कुछ प्रेजेंट है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक किचन में हैं, ठीक है, और वहां पर आप अकेले हैं, आपसे बोला गया कि एक कप लेके आओ, करेक्ट। आपने उस कप को उठाया, आप मतलब उस कप को ले आए, तो अब वहां पर क्या है? आप उस पूरे किचन में अकेले थे। किचन को अगर एक सॉल्यूशन मान ले तो आप वहां पर क्या है? इस समय आप अकेले हैं, आप एक सॉल्यूट वहां पर अकेले प्रेजेंट है, ठीक है। आप कप लेके आए, लेकिन और वो कप क्या कर गया? टूट गया। समझ में आ रहा है? वो कप टूट गया आपसे, मतलब वो कप हाथ से गिरा और वो कप आपसे टूट गया। आप किचन में थे, किचन में आप अकेले थे और आपसे मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा कप लेके आओ। कप आपसे टूट गया, ठीक है। अगर उस टाइम पर वहां पर एक और सॉल्यूट के फॉर्म में अगर आपकी मम्मी होती तो क्या वो आपके कप के टूटने का जो चांसेस है ज्यादा होते? नहीं, क्योंकि मम्मी पहले ही कह देती बेटा कप नहीं टूटना चाहिए। समझ में आया? तो आप क्या करते? दोनों हाथ से पकड़ के ले जाते। एक एनालॉजी दे रहा हूं, एक तरीका दे रहा हूं समझने का। समझ में आया? तो मतलब कि अगर एक सॉल्यूट पहले से है, मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। जब कहीं पर ऑलरेडी सॉल्यूट होता है तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। पहले कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं था, तब आपसे कप टूट गया, इलेक्ट्रोलाइट टूट गया, ठीक है। लेकिन जब मम्मी है तो कप नहीं टूटा। मतलब कि जब पहले से अब उस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन है, मतलब कुछ सॉल्यूट है, तो वो कप आपसे नहीं टूटा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं टूटे। समझ में आया? तो इलेक्ट्रोलाइट्स किस केस में नहीं टूटेंगे? कि जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है? जो डिसएसोसिएशन का प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइट का, वो कैसे होगा? कि डिसएसोसिएशन तभी होगा जब लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है? उसमें पहले से ही कोई सॉल्यूट ना प्रेजेंट हो। अगर पहले से कोई सॉल्यूट प्रेजेंट होगा तो कप नहीं टूटेगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स ब्रेक नहीं होंगे। ये जो एनालॉजी दी है इसको आप हमेशा याद रखना कि किचन में आप हो, आप अकेले हो, आपको बोला गया कप लेके आइए, कप के टूटने के चांसेस ज्यादा हैं। समझ में आया? लेकिन अगर मम्मी खड़ी है तो मम्मी बोलेंगे कि कप आराम से ले जाना, टूट सकता है। समझ में आ रहा है? तो वो कप नहीं गिरेगा क्योंकि आप दो हाथ से पकड़ लेंगे। तो मतलब एक किचन को आप सॉल्यूशन मान लो, तो उसमें आप अकेले सॉल्यूट थे तो टूट गया, इलेक्ट्रोलाइट डिसएसोसिएट कर गया, ठीक। लेकिन अगर आप उस किचन में आपके साथ आपकी मम्मा है, मम्मी है, तो वहां पर वो कप नहीं ब्रेक होगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपको रोक देंगी
कि आराम से लेके जाना, टूट सकता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स डिसएसोसिएट नहीं करते हैं। समझ में आया कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, करेक्ट, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइट concentrated solution lowers electrolyte dissociation, correct, lowers इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब इसमें कुछ पहले से सॉल्यूट है और हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, डिप कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि नहीं हमारी इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट होगी। नहीं भैया, क्योंकि टूटेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं टूटेगा। जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है तो कभी भी इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन कम कर जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जिसको हम थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं। थर्ड, करेक्ट, टेम्परेचर। थर्ड क्या है? टेम्परेचर, करेक्ट। अब देखिए टेम्परेचर, जब आप किसी चीज को हीट देते हो, सपोज फॉर एन एग्जांपल एक प्लास्टिक है, ठीक है, आप उसको हीट दोगे तो पहले वो क्या करेगा? डिफॉर्म होगा। डिफॉर्म मतलब मेल्ट होगा, अपने शेप को चेंज करेगा। डिफॉर्म का मतलब होता है कि अपने शेप को चेंज करेगा। समझ में आया? अगर इस प्लास्टिक को, इस मार्कर की कैप को हम हीट दें तो कुछ समय बाद ये ऐसे सर्कुलर शेप का नहीं होगा, गोल शेप का नहीं होगा कि इसके बीच में स्पेस है और हम इसको कैप के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। करेक्ट। ये क्या होगा? पहले डिफॉर्म होगा, और जब डिफॉर्म होते होते जब इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, या भाई सॉलिड है तो कुछ तो है ना इसके अंदर जो इसको बना के रखा हुआ है, इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वो जब दूर हो जाएंगे, वो जब ब्रेक कर जाएंगे तो ये क्या कर जाएगा? टूट जाएगा। ये क्या कर जाएगा? टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ाने पर, ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीजेस, करेक्ट। तो रिजल्ट क्या होता है इसका टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट डिसएसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइट डिसएसोसिएशन इंक्रीजेस, करेक्ट। इलेक्ट्रोलाइट डिसएसोसिएशन इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोलाइट का डिसएसोसिएशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये 3 पॉइंट थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। अब देखिए कॉमन आयन का क्या मतलब है, इसके लिए भी मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूं, आपकी जो डेली लाइफ में होता है, ठीक है ना। अब देखिए कॉमन आयन, फोर्थ, कॉमन आयन, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करता है इलेक्ट्रोलाइट के डिसएसोसिएशन को। कैसे? कॉमन आयन मतलब कोई चीज कॉमन हो, सपोज NH4OH एंड NH4Cl। समझ में आ रहा है? NH4OH एंड NH4Cl। यहां पे क्या कॉमन है? अमोनियम आयन। यहां पे क्या कॉमन है? अमोनियम आयन। समझ में आ रहा है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के डिसएसोसिएशन को रोक देगा। समझ में आ रहा है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के डिसएसोसिएशन को रोक देगा, क्योंकि इसमें क्या है? कॉमन आयन की प्रेजेंस है। ये क्या है? कॉमन आयन। तो कॉमन आयन इंक्रीजेस द डिसएसोसिएशन रेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के रेट को डिक्रीज कर देता है कॉमन आयन। समझ में आ रहा है? ये क्या है? कॉमन आयन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कॉमन आयन फाइनली क्या करता है कि रेट ऑफ डिसएसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस बाय कॉमन आयन। ठीक है, अगर कोई ऐसा कॉमन आयन का केस कभी आता है तो वो वहां पर क्या होगा? जनरली डिक्रीज कर जाएगा केस। ओके, नाउ
नेक्स्ट, तो ये कुछ फैक्टर्स थे हमारे जो कि एक्सटेंट ऑफ डिस एसोसिएशन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। जैसे पहला हमने पढ़ा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वहां पर हमने देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट ना, सॉल्यूशन का क्या वो था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा था तो वहां पर डिस एसोसिएशन नहीं हो रहा था प्रॉपरली, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी भाई नहीं कंडक्ट होगी अगर नहीं टूटेगा तो, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट था वो हमने क्या देखा था, टेम्परेचर। टेम्परेचर देखा था हमने, ये बोला कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस एसोसिएशन बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए बहुत हमने एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया कैप का, आपके पास भी हाथ में पेन होगी, आप उसको देख सकते हैं, और उसको जब हीट करेंगे तो पहले वो डिफॉर्म होगी, सर्कुलर से दूसरे शेप में आएगी, या जो भी उसका शेप होगा आपकी कैप का, तो वो फिर जब डिफॉर्म होगी एंड देन वो क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हीट देने पर वो क्या कर जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर वो क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। एंड द लास्ट वन, फोर्थ वन इज द कॉमन आयन, कि कॉमन आयंस क्या होते हैं, एक ही सॉल्यूशन में दो टाइप के सेम आयन अगर प्रेजेंट होंगे तो वहां पर डिस एसोसिएशन इजी नहीं होगा। समझ में आ रहा है, डिस एसोसिएशन डिक्रीज कर जाता है, समझ में आ रहा, दूसरे वाले का, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अब आते हैं एसिड्स एंड बेसिस पे। एसिड्स एंड बेसिस पे देखिए, एसिड बेसिस को डिफाइन करने के लिए तीन साइंटिस्ट आए। एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए तीन साइंटिस्ट आए। पहले साइंटिस्ट थे आर्हीनियस, समझ में आया। दूसरे साइंटिस्ट थे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉवरी, और जो तीसरे साइंटिस्ट थे वो थे लेविस भैया। समझ में आ रहा है। पहले साइंटिस्ट कौन थे, एसिड एंड बेस, एसिड्स एंड बेसिस, कब समझ में आ रहा है। इनके तीन साइंटिस्ट ने इनकी थ्योरीज दी थी। पहले जो थे वो थे आर्हीनियस, करेक्ट। नेक्स्ट जो दूसरे साइंटिस्ट थे जो अपनी थ्योरी लेके आए थे वो थे लॉवरी एंड ब्रॉन्स्टेड, और जो तीसरे साइंटिस्ट थे वो थे लेविस भैया। समझ में आ रहा है, ये थे लेविस भाई। इन तीनों लोगों ने मिलकर बताया था कि एसिड और बेस क्या होते हैं, जो कि आज शायद केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इसकी एप्लीकेशन है। समझ में आ रहा है। आप सॉल्ट एनालिसिस करेंगे, आप आगे जाएंगे हायर स्टडीज में तो आप सॉल्ट एनालिसिस करेंगे या जो भी यूज करेंगे वो एसिड बेस, बहुत सारे इसके यूजेस आते हैं। समझ में आ रहा है। देखिए काम की बात पे आते हैं। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेसिस। देखिए अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, ऐसे सारे केमिकल कंपाउंड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को डोनेट करें उनको हम एसिड्स कहते हैं। समझ में आ रहा है। ऑल दोज केमिकल कंपाउंड्स, ऐसे सारे केमिकल कंपाउंड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को क्या करें, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करें, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएं या H+ आयन को डोनेट करें, उसको हम बोलते हैं एसिड्स। वाइल बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि OH- को एक्सेप्ट करें। इन्होंने दो अलग अलग बातें बोली, H+ को डोनेट करने वाला एसिड और OH- को डोनेट करने वाला क्या करेगा, बेसिस कहलाएगा। समझ में आ रहा है। तो आर्हीनियस के हिसाब से, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस that donates H+ ion, hydrogen ion in aqueous solution. समझ में आ रहा है। And bases are those substances which can donate OH- ion, जो कि क्या करते हैं, OH- ion को डोनेट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। देखिए एसिड्स, बेसिस, ठीक है। एसिड्स क्या होते हैं, डोनेट H+ ion in aqueous solution, in aqueous solution। समझ में आ रहा है। एक्वस सॉल्यूशन डोनेट करते हैं H+ को एक्वस सॉल्यूशन में, उनको हम एसिड्स कहते हैं। बेसिस क्या होते हैं, जो डोनेट करें OH- आयन को एक्वस सॉल्यूशन में, उनको हम बेसिस कहते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिए इनके कुछ एग्जांपल समझते हैं।
समझ में आ रहा है? इनके कुछ हम एग्जाम्पल्स समझते हैं। एसिड का एग्जाम्पल, एसिड्स का एग्जाम्पल CH3COH, CH3COOH। देखिए थोड़ा सा इधर लिख देते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, एसिड्स के CH3COOH, करेक्ट, एसिटिक एसिड। समझ में आ रहा है? एसिटिक एसिड ये क्या है? एक एसिड है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, ये एक एसिड है। कैसे? CH3COOH जब ये अपने एक्वस में जाएगा तो ये क्या करेगा? एक एसीटेट आयन को बनाएगा और एक हाइड्रोजन आयन को बनाएगा। समझ में आ रहा है? H पॉजिटिव को उसने डोनेट किया, ये क्या है? एसिड है। H पॉजिटिव को डोनेट किया, ये एसिड है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही HCl, ऐसे ही HCl, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर CH3COH की बात करें तो ये होता है एसिटिक एसिड, ठीक है, ये होता है एसीटेट आयन। ये क्या होता है? एसीटेट आयन। और ये क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। ये क्या होता है? हाइड्रोजन आयन, ठीक। इसके बाद दूसरा एग्जांपल, HCl, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है ना? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना? ये हो गया क्लोराइड आयन, ये क्या हो गया? क्लोराइड आयन। और ये क्या हो गया? हाइड्रोजन आयन। ये क्या हो गया? हाइड्रोजन आयन हो गया, क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन। तो ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे एसिड्स हैं। एक और एग्जांपल HNO3 ETC, करेक्ट। ये क्या हो गए? ये सारे के सारे एसिड्स हैं अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं दैट डोनेट H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। वो सब के सब क्या होंगे? एसिड्स होंगे। प्लीज नोट इट, इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए फटाक से। नाउ नेक्स्ट, बेसिस। एग्जाम्पल बेसिस के समझते हैं। एग्जाम्पल बेसिस के समझते हैं। NaOH, NaOH, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब देखिए यहां पे इसने क्या किया? हाइड्रोक्सिल आयन को एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट किया, और जब ये हाइड्रोक्सिल आयन को एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट करेगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो ये क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? बेस हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट। ये हो गया सोडियम आयन, ये हो गया सोडियम आयन, ये हो गया हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। समझ में आ रहा है? हाइड्रोक्सिल आयन। और ये क्या हो गया? सोडियम आयन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि एसिड्स और बेसिस के होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा व्हाट are acids according to Arrhenius. So acids are those substances, those chemical compounds which donate हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन aqueous solution, उसी को बोलते हैं एसिड्स। बेसिस ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? OH नेगेटिव को डोनेट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उसको हम बेसिस बोलते हैं। एग्जांपल्स के लिए एसिड्स में हमने काफी देखे, CH3COH, HCl, HNO3, और हमने यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे एग्जांपल्स बेसिस के होते हैं। समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट, नोट कर लीजिए इसको आप सब। नेक्स्ट, इसके बाद लॉवरी एंड ब्रॉन्स्टेड, लॉवरी एंड ब्रॉन्स्टेड। अब देखिए लॉवरी और ब्रॉन्स्टेड ने थोड़ा सा इनसे हटकर बताया था। समझ में आ रहा? लॉवरी एंड ब्रॉन्स्टेड ने इनसे थोड़ा सा हटकर बताया था। अकॉर्डिंग टू लॉवरी एंड ब्रॉन्स्टेड,
लॉवरी एंड ब्रॉन्स्टेड। देखिए लॉवरी और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड्स आर दोज विच डोनेट प्रोटॉन्स। समझ में आ रहा है? जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड होगा, जो प्रोटॉन्स को डोनेट करेगा वो क्या होंगे, एसिड होंगे। और ऐसे सारे केमिकल कंपाउंड्स जो क्या करेंगे, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे वो क्या होंगे, बेस होंगे। समझ में आ रहा है? तो एसिड्स क्या होते हैं लॉवरी और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग, प्रोटॉन डोनर। समझ में आ रहा है? प्रोटॉन डोनर। और बेसिस क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो देख रहे हैं आप यहां पर एक्चुअली लॉवरी एंड ब्रॉन्स्टेड ने क्या किया था, पूरा का पूरा अपना एक अलग प्रोसेस दिया था। मतलब कि उधर आर्हेनियस कुछ और कह रहे थे कि जो H पॉजिटिव देगा वो एसिड होगा, जो H नेगेटिव देगा वो बेस होगा, लेकिन इन्होंने सिंपली घुमा दिया पूरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं, जो प्रोटॉन को डोनेट करें, मतलब प्रोटॉन डोनर। तो इसका एक मतलब आ गया यहां पर H पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? प्रोटॉन्स की बात आ गई, H पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो प्रोटॉन्स को जो डोनेट करेंगे वो क्या करेंगे, वो क्या होंगे, एसिड्स होंगे। और बेसिस क्या होते हैं, जो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, जो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। एक एग्जांपल अगर आपको दें तो देखिए H2O प्लस H पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? H2O प्लस H2O प्लस H पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। ठीक है ना? तो ये यहां पर क्या हो रहा है कि ये अकॉर्डिंग टू सॉरी, पहले आपको एसिड का बताते हैं, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, करेक्ट, तब उस पे आएंगे, भी आएंगे। देखिए प्रोटॉन डोनर, पानी जो हाइड्रोजन H2O है वो क्या कर रहा है, H पॉजिटिव को डोनेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर रहा है, और जब प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो ये क्या होंगे, एसिड होंगे। समझ में आ रहा है? एंड और जब प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट किया जाए H2O प्लस H पॉजिटिव, ये क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव। समझ आ रहा है? अब यहां पर ये क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, और ये H3O पॉजिटिव को बना रहा है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। समझ में आ रहा है? ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। तो जब कभी अकॉर्डिंग टू लॉवरी एंड ब्रॉन्स्टेड, एसिड्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करें एक्वस सॉल्यूशन में, एंड बेसिस ऐसे होते हैं जो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। और एग्जांपल हमने देखा है H2O क्या कर रहा था, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को बना रहा था। उसके बाद H2O जब H पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो रहा था तो H3O पॉजिटिव बना रहा था, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है लेविस एसिड्स हैं, लेविस बेसिस, इसको करेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक आप इतना पढ़िए और समझिए, जो भी दिक्कत हो इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड, समझ में आ रहा है, जितना हमने पढ़ाया है लेक्चर 1 लेक्चर 2 में, उससे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आप इसको मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इसका रिप्लाई करूंगा, आपकी जो भी दिक्कत होगी। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर में रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेविस के कॉन्सेप्ट्स के साथ। करेक्ट।